दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के अंदर नीब तहसीलदार एंड पटवारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डीडीए के यानी दिल्ली के से जुड़े हुए जितने भी एक्ट हैं इम्पोर्टेंट, जो भी रिलेवेंट एक्ट है उसको जानना जरूरी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका बनेगा, ठीक है। तो दिल्ली एक्ट्स या दिल्ली रिलेवेंट एक्ट्स जो आपके सिलेबस में मेंशन करा गया है दो पोस्ट के लिए, एक है नीब तहसीलदार की पोस्ट और दूसरा है पटवारी की पोस्ट। अब ये दोनों पोस्ट में ही क्यों मेंशन है, बाकी के पोस्ट में क्यों नहीं मेंशन है, ये हो सकता है कि आपके दिमाग में हो। तो बेसिकली नीब तहसीलदार और पटवारी ये दोनों ऐसी पोस्ट हैं जो एक्चुअल में लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जिसमें अगर देखोगे कि लैंड के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से कलेक्ट हुआ है, कितना कलेक्ट हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखना, ठीक है? इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये ज़िम्मेदारी जो होती है रेवेन्यू ऑफिसर्स की होती है, लैंड से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी होती है। और 2 जो है अगर देखा जाए, जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो 2 ऑफिसर्स काम करते हैं, वो होता है नीब तहसीलदार और पटवारी, दोनों ही ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चे कमेंट करें कि या बोलें कि ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट नहीं है, तो अभी हम लोग एक्ट ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी अच्छे से डिटेल में, ठीक है? तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर मेंशन क्या करा गया है, ये सारे एक्ट्स हैं, जिसमें जो पहला जो एक्ट आप देख रहे हैं, वो है मेरा दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, ये मेंशन करा गया है, ठीक है? दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, इसी से हम लोग आज शुरुआत भी करेंगे। हालाँकि ऑर्डर जो है ये नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए आपका सबसे पहले आपका जो आएगा वो है मेरा 1887 का जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो पहले होना चाहिए। इसके अलावा फिर ये चीज़ जो है दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954, ये इससे पहले आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो ऑर्डर दिया गया है एग्जाम में आपका, उसी ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आप देखोगे, जो हमें पढ़ना है दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, ठीक है। इस चीज़ को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से जो है पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट कोर्स के अंदर, ठीक है। अब अगर समझा जाए कि दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट ये आया क्यों, क्या कारण था, क्या पर्पस था इसका, तो अगर आप पूरी हिस्ट्री समझोगे तो 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है। तो 47 से पहले का सिचुएशन क्या था, 47 के बाद का सिचुएशन क्या हुआ, और हमें पता है हमारा संविधान जो लागू हुआ है वो 1950 में हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जानना सबको ज़रूरी है, अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1956 में, 1956 में, ठीक है, 1956 में, ठीक है, 1956 में, 1956 में हमें पता है कि जो इंडिया का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था 1956 में। तो कहीं न कहीं देखो, यहाँ पे अब मैं 2 फ़ोटो दिख रहा है दिल्ली का आपको, ठीक है? ये भी दिल्ली है और ये भी दिल्ली है, ठीक है? होपफुली आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियरली तो नहीं विज़िबल होंगी, लेकिन मैं आपको जो बोलूँगा वो चीज़ समझना है। ये ब्लैक का कलर वाला ये अगर आपको स्पॉट दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं इसे मार्क करूँ तो ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है? ठीक है? ये जो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है, ठीक है? ब्लैक कलर वाला ये छोटा-सा स्पॉट आपको दिख रहा होगा। ये क्या था? ये था जब स्टार्टिंग में 1921, 1921, ठीक है, 1921 से पहले जो दिल्ली थी वो था एक्चुअल में, ठीक है। 1921, 1921 से पहले जो दिल्ली थी, 1921 से जो पहले दिल्ली थी वो ये ब्लैक वाला स्पॉट था। 1921 से लेकर के 1941 तक, 1921 से लेकर के 1941 तक, ये जो ऑरेंज वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया में दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपैंड हुआ है दिल्ली इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद अगर 1921 से 41 तक में जो एक्सपेंशन था वो ये था, ठीक है, ये चीज जो आपने यहाँ पे देखा वो चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब वही चीज 1941 से लेकर के 1962 तक, 1962 तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये चीज जो है वो फैल करके इतने बड़े भूभाग में जो है आ गई। अब ये इतने बड़े भूभाग में आ गई, ठीक है, इतने बड़े भूभाग में ये आ गई है, इतने बड़े भूभाग में आ गई है। और करंट में अभी देखा जाए तो दिल्ली कितना बड़ा है, ये पूरा एरिया जो है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया दिल्ली है अभी के समय में, ठीक है। तो अब इतना बड़ा एरिया है दिल्ली का अभी के समय में,
और उस समय में अब अगर देखोगे तो इस इतने एरिया में दिल्ली था, इस एरिया में दिल्ली था, ठीक है? तो हो क्या रहा था, एक्चुअल में इंडिपेंडेंस से पहले दिल्ली पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, लेकिन जो प्रशासनिक विभाग जो है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन था, ये किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। लेकिन वहां की प्रजा क्या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी? नहीं, वहां की प्रजा वहां के नवाबों के कंट्रोल में हुआ करती थी। बट एक्चुअल में अगर चीजों को समझा जाए कि ब्रिटिशर्स का माइंडसेट एक अलग तरीके से था, ठीक है? उनको जो मतलब था रेवेन्यू कलेक्ट करने से, जितना पैसा हो सके उतना पैसा कलेक्ट करे, चाहे जैसे कलेक्ट करना था, ठीक है? तो दिल्ली का अगर हम लोग स्टार्टिंग का फेज देखें, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन दिल्ली है, तो अगर ये पोर्शन दिल्ली है तो इसमें आपको पंजाब वाला एरिया भी जो है इसके कंट्रोल में था, मतलब पंजाब का भी कंट्रोल था इसके ऊपर में। और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस था, जो कि बाद में यूपी बना, उत्तर प्रदेश बना, उसका भी कंट्रोल था दिल्ली पे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या हुआ? 1947 के बाद जो चीजें जैसे चल रही थी, अब अचानक से तो ऐसा नहीं कि आजादी मिली हमें और हमने अपना सारा नियम लागू कर दिया और इतने बड़े भूभाग में, इतने बड़े इंडिया में सब रातों रात जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं सर, चीजों को स्टेब्लिश होने में समय लगता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। तो 1947 में हमें आजादी मिली और 1950 से एक्चुअल जो काम है, ठीक है, जब संविधान हमारा लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के आ गया, ठीक है, और इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद से चीजें इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई। तो ये जो टाइम फेज है 47 से लेकर के 1950 तक, इस फेज में क्या था, ब्रिटिशर्स ने जो जैसे चीजें करी, ब्रिटिशर्स के टाइम में जो जैसा लॉ लगा वो एज इट इज रहा, ठीक है? मतलब अगर बोला जाए तो रिडंडेंट तो हो गया, जैसे ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन अपनी छाप जैसा छोड़ के गए थे वो एज इट इज रहा, क्योंकि चेंज जो हो रहा है चीजें, उस चेंज में समय लगेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो भारत बहुत बड़ा भूभाग है, उस चीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाने में समय लगेगा। 1950 से बात क्या शुरू हुई? 1950 से बात शुरू हुई कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक स्टेट्स जो है अगर रीऑर्गेनाइज नहीं होगा, तब तक एक्चुअल में पूरे इंडिया पे शासन करना ये पॉसिबल नहीं है, पूरे इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं है। अब बात उठा कि दिल्ली का क्या करना है, तो दिल्ली को पहले जैसे बात उठा था कि भाई स्टेट बनाओ, लेकिन बाद में लगा कि अगर स्टेट बन जाएगा तब तो यहाँ पे फिर जो है आपका चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शासन करेंगे, लेकिन दिल्ली पे सेंट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए जो पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर सके। तो बात हुआ कि जो दिल्ली है, दिल्ली को क्या बनाना चाहिए? यूटी बनाना है, ठीक है, जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो बनाना है, ठीक है। तो अब ये यूनियन टेरिटरी बनना है, तो यूनियन टेरिटरी बनेगा, इसका अपना नियम होगा, इसके अपने प्रावधान होंगे, ठीक है, इसके सारे एक्ट्स जो हैं खुद के होंगे, जो इनके एरिया पे एप्लीकेबल होगा, इसकी टेरिटरी पे एप्लीकेबल होगा। अब इसके टेरिटरी पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि दिल्ली के एरिया में पंजाब का भी एरिया कुछ शामिल है, ठीक है, और यूपी, ठीक है, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसका भी एरिया कुछ शामिल है। तो अब जो पंजाब वाला एरिया जो शामिल है, वहां पे पंजाब का जो एक्ट था, ठीक है, वो एप्लीकेबल था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देखो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, ये चीज मेंशन करा गया है, तो ये एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा था कुछ एरियाज में, और उसी तरीके से यूपी का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था वो भी एप्लीकेबल था। अब रेवेन्यू एक्ट का मतलब क्या होता है सर? तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू एक्ट का मतलब हुआ कि जो रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो पैसा, जैसे मान लो कि आपने किसी जगह पे जमीन ली, ठीक है, तो जमीन ली, तो ये जमीन किससे ले रहे हो आप? सारा भूभाग किसका है? सरकार के अंडर ही है। तो बोलोगे नहीं सर मैंने तो खरीदा है, मेरी जमीन है। भैया ठीक है आपकी जमीन है, लेकिन अब एक्चुअल में वो चीज आपने ऑक्युपाई करा, ठीक है, किससे ऑक्युपाई करा? पूरे इंडिया से। और इंडिया का जो गवर्नमेंट है कौन है? दिल्ली में जो बैठा हुआ है। तो आप उसको कुछ ना कुछ तो दोगे ही ना। अगर जैसे मान लेते हैं मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, तो पश्चिम बंगाल में मैंने कोई जमीन खरीदी, तो जमीन की रजिस्ट्री जब करवाने जाएंगे, तो वो जमीन मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होगी, तो इसके लिए मुझे कुछ टैक्स वगैरह सब पे करना पड़ेगा। दिस इज नॉर्मल जो फॉर्मल, जिसके क्या कहते हैं, फॉर्मल जो कानून है, प्रोसीजर्स है, उसे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई, अगर मान लो ये दिल्ली है, थोड़ी देर के लिए अगर दिल्ली ये है, बड़ा बन गया, थोड़ा थोड़ा छोटा बनना चाहिए, बट समझ लो कि ये दिल्ली है। अब इस पे पंजाब का भी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का भी एक्ट लागू हो रहा है, यूनाइटेड प्रोविंसेस का भी एक्ट लागू हो रहा है, और दिल्ली ने बोला कि भाई हम तो अपना यूटी है, तो हम अपना नया एक्ट लेकर के आएंगे। और 1950 के बाद से, 1956 से एक्चुअल में इनेक्ट हुआ,
ठीक है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। तो जब 1956 से ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1956 से जो एक्ट लागू होगा मेरा वो भी लागू होगा। तो अब तीनों एक्ट कहीं ना कहीं ओवरलैप कर सकते हैं, तो कभी ना कभी क्लैश एंड क्लैन वाला सिचुएशन तो होगा ना, डिशुम डिशुम वाला। तो ये चीज ना हो, इसीलिए जब ये दिल्ली को अलग कर दिया गया बाकी स्टेट से, तो इसके कानून भी अलग होने चाहिए, ताकि वो किसी के साथ ओवरलैप ना हो और बाद में इंसान परेशान ना हो जाए कि भाई टैक्स जो भरना है वो किस गवर्नमेंट को भरना है, दिल्ली सरकार को देना है, पंजाब सरकार को देना है, कि यूपी सरकार को पे करना है टैक्स। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो। टैक्स वाले में भी वही सेम चीज है, अगर रेवेन्यू दिया जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई रेवेन्यू मेरे पास आना चाहिए, यूपी वाला बोल रहा है कि भाई नहीं मुझे दो, और फिर जो पंजाब वाला है वो बोल रहा है मुझे दो। तो ये चीजें ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे जो दिल्ली को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना, उसके लैंड को रिफॉर्म करना, रिफॉर्म उसके लैंड के अंदर एक दोबारा से कुछ नया लॉ लेकर के आना, ये जरूरी था। तो उसी के लिए जो एक्ट बन के आया, ठीक है, वो कौन सा एक्ट था? दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954। अब दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 से पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, लैंड में रिफॉर्म किया गया। अब चूंकि ये पहले है तो ये पहले पढ़ते हैं, बस ये जान लो कि इससे पहले मतलब 1954 में वो भी आया है रिफॉर्म, लैंड का रिफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे रेवेन्यू से जुड़ा हुआ, रेवेन्यू मतलब जो टैक्स पे करेंगे उससे जुड़ा हुआ रिफॉर्म है। ठीक है, तो दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट अभी 1954 कवर करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लैंड, अच्छा ठीक है, चलो उसको इसके बाद बताएंगे। ठीक है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, अभी बात करा है फिर से समझ लेते हैं। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या था कि 1954 से पहले तक दिल्ली रीजन जो था वो गवर्न किया जाता था दो मेजर प्रोविंशियल लैंड रेवेन्यू लॉज के द्वारा। अब ये कौन कौन से थे? तो एक तो पंजाब का था, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 जो अभी हम लोगों ने बात करा, और 1901 में आया था यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। ठीक है, इन दोनों एक्ट के द्वारा जो है जो दिल्ली की जो भी लैंड थी, ठीक है, उसका रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग जो है कलेक्ट होता था। ड्यू टू दिल्लीज रीऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली का जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ एज द यूनियन टेरिटरी, दीज टू एक्ट ओवरलैप, अब ये दोनों एक्ट क्या हो गई? ओवरलैप करने लगी, एंड क्रिएटेड एन इनकंसिस्टेंसीज इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रॉब्लम स्वाभाविक है, ये चीज होगा। ठीक है, ये चीज आपको सिर्फ सिंपल सा बेसिक सा है, इसको जानना जरूरी है, बस जान लो भूल जाओ। ठीक है, भूलना नहीं है, मतलब जान के बस दिमाग में रख लो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला। ठीक है, जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो एक्चुअल में जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 आया वो इनेक्ट हुआ, उसके कारण क्या क्या थे या क्या क्या क्यों इनेक्ट हुआ, उसके पीछे का मेन रीजन क्या था? तो पहला रीजन था कि चूंकि दिल्ली अब एक यूटी बन गया है, इसके अपने लॉ होंगे, ये अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। किस किस चीज में यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए? लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन में। ठीक है, लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन में एक यूनिफॉर्मिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, उसका कलेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं हुआ कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला तो पंजाब वाले ने पिन करना शुरू कर दिया, भैया मेरा पैसा दो। ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सहूलियत होनी चाहिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिलिटी आनी चाहिए। इसके अलावा डिफाइन पावर्स एंड ड्यूटीज, जो जितने भी रेवेन्यू से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं इनके पावर्स डिफाइन होने चाहिए। अब इसमें बहुत तरह के ऑफिसर्स आते हैं, कमिश्नर से लेकर के आपका कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, ये सब सब रेवेन्यू ऑफिसर्स के अंदर आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मेंशन है, अभी एक्ट में भी मेंशन होगा। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट हो गए अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये सब सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, स्टार्ट जहां से होगा वहां से मैं बता दूंगा आपको कि भाई अब यहाँ से आपको नोट्स बनाना है, यहाँ से आपको चीजें पढ़नी है, और यहाँ से चीजें एकदम बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है, तीसरा जो था वो क्या हुआ? तीसरा हुआ कि जो रिकॉर्ड्स हैं लैंड का रिकॉर्ड्स, उनका म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन मालूम होगा, जब भी रजिस्ट्री होती है उसके बाद म्यूटेशन जब तक हम लोग नहीं करवाएंगे तब तक वो लीगली जो है वो लैंड मेरे नाम पे नहीं होगी, गवर्नमेंट स्वीकारेगी ही नहीं। कि जैसे मान लो मैंने कोई जगह पे जमीन खरीदी, ठीक है, तो जमीन जब मैं खरीदूंगा तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे जरूरत है, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरत है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट्स होता है। एक रजिस्ट्री पेपर, रजिस्ट्री पेपर का मतलब ये हुआ कि भाई मैंने ये जमीन इस फलाना आदमी से मतलब मैंने खरीदी है। लेकिन आपने खरीदी है, आपने पूरा पेमेंट करा है या नहीं करा है, कि किस तरह से आपने चीजें जो है मतलब उससे लैंड लिया है, ये सरकार तब मानेगी
जब म्यूटेशन आपके नाम पे होगा। म्यूटेशन में क्या होता है, एक मतलब वो चीज़ जो है कंप्लीटली, जो ज़मीन जिसके नाम पे थी वो नाम हैंड होगा, मतलब पूरा उठ करके आपके नाम पे आ जाएगा। मतलब सरकार को पता चल गया कि अब ये ज़मीन पूरी तरह से किसके नाम पे है, निशांत कुमार गुप्ता के नाम से है, तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, रजिस्ट्री मतलब आपने जो है उस पर्सन से वो ज़मीन ले लिया। बोलोगे तो दोनों में तो मतलब सेम चीज़ है। मतलब सेम है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस में चीज़ें डिवाइडेड है। ठीक है, धीरे-धीरे करके पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा, ठीक है? तो लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, उसका म्यूटेशन हो गया, और जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट 2 तरीके का सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, अभी देखेंगे ये सब चीज़। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये सारी चीज़ें सही से मेंटेन हो सके, रेगुलेट हो सके, ये इसके लिए क्या लाया गया, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 लाया गया। इसके अलावा डिस्प्यूट, अपील, रिविजन्स, इन सब में क्लियर प्रोसीजर मेंशन होना चाहिए। क्लियर प्रोसीजर्स का मतलब, जो डिस्प्यूट है, मान लेते हैं लैंड से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है या रेवेन्यू से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है, या फिर अपील क्या करना है, जैसे मान लेते हैं सरकार ने बोला कि भैया इतना का रेवेन्यू आपने दिया नहीं और मैं हर साल भर रहा हूँ रेवेन्यू, तो उस केस में मुझे अपील करनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा अपील करने के लिए। ठीक है, तो इन सब का क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए। तो उन सब चीजों को डिफाइन करा गया किसमें, तो दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 में। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बोला था आपको कि दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट से पहले एक रिफॉर्म एक्ट आया था 1954 का, तो इस एक्ट के सपोर्ट में इसको लाया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो लैंड की का रिफॉर्मेशन हो रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है लैंड का, लेकिन रिफॉर्म मतलब ये जमीन किसके नाम की है, इसके नाम पे, ये जमीन किसके नाम पे है, उसके नाम पे, ये जमीन किसके नाम पे है, इस बंदे के नाम पे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका टैक्स का पैसा कौन देगा? तो मतलब जैसे इंसान की फितरत होती है ना कि वो लॉ अक्षर पहले पढ़ा होता है, ठीक है? लेने वाली चीज़ें पहले पढ़ता है, देने वाला तो बाद में उसको दिमाग में आता है। तो भाई ज़मीन मेरे नाम पे, तो वो पहले आकर के खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई, ज़मीन का मालिक मैं हूँ। सरकार सेकंड क्वेश्चन बोलेगी तो इसका टैक्स का पैसा कौन देगा? तो तुरंत पीछे हो गया, ये तो मेरे बाबूजी देंगे। ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 है, इसमें ये चीज़ डिफाइन करी गई कि भाई ज़मीन अगर आपकी है तो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, और उसका क्या प्रोसीजर होगा, रेवेन्यू को हम लोग कैसे-कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे-कैसे मीज़र करेंगे, कहाँ-कहाँ एग्ज़म्पशन देंगे, कहाँ-कहाँ पे माफ़ करेंगे, कैसी ज़मीन होगी कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, कैसी ज़मीन होगी जब आपसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, सब चीज़ों को डिफाइन करा गया दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 में। ठीक है, होपफुली जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जब भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट का मतलब हो गया लॉ, लॉ का मतलब हो गया जो कानून है। अगर देखा जाए, डराने वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब पहले ही डरा रहा हूँ। ठीक है, जो आप पढ़ोगे, एक्ट का मतलब होता है, जो आपने लॉ वगैरह सब देखा है ना, कानून वगैरह सब में जो मेंशन होता है कि भाई आईपीसी धारा इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्ट के अंदर सेक्शंस और चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर्स मतलब होता है अध्याय, मतलब जैसे अगर देखा जाए कि जैसे मान लेते हैं ये एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है? तो रेवेन्यू एक्ट पूरी एक बुक हो गई, थोड़ी देर के लिए समझ लो। अब ये बुक के अंदर जो है कुछ चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर जो है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा होगा। अब हर चैप्टर के अंदर कुछ लॉ मेंशन होंगे जो कि सेक्शंस में डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे सेक्शन 1, जैसे आर्टिकल्स होता है ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, जो हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें भी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो पहले तो पार्ट्स गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से गिवन है। उसके अंदर जो है आपको सेक्शंस वगैरह सब मिलेगा, फिर उसके अंदर आर्टिकल्स मिलेगा, तो उसी तरीके से यहाँ भी चीजें आपको दिखेंगी, शेड्यूल्स वगैरह सब मिलते हैं, सेक्शन मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, तो मतलब आपको पार्ट्स दिखता है, जिस जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होगा, उसी तरीके से आर्टिकल्स होगा, उसी तरीके से शेड्यूल होता है, अमेंडमेंट होता है, तो वही चीज़ आपको चूँकि लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लॉ है, तो उसी तरीके से एक्ट क्या है? ये लॉ है। तो लॉ की भाषा आपको पढ़नी पड़ेगी, और जब भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं, तो आपको लाइन्स का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है? अगर वो डबल मीनिंग के ऊपर में बात कर रहा है, जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, जो जो हम लोग बोलते हैं डबल मीनिंग वाले वर्ड्स, आपने सुना भी होगा, मतलब आपने कोई किसी फ्रेंड ने कोई लाइन बोल दी, तो उसका डबल मीनिंग निकाल करके फिर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज एक्ट में भी होता है। कभी कभी क्या होता है, एक्ट का मतलब जो है दो तरीके से निकलता है, और जो वकील जो है वो उसी की तलाश में रहते हैं कि अगर कुछ अलग निकल रहा है तो उससे फिर घुमा घुमा दिया जाए।
तो वहां पे उस चीज के ऊपर में क्लैरिटी लाना, ये किसका काम होता है? कोर्ट का काम होता है, ठीक है, जजेस का काम होता है। तो यहाँ पे हमें एक्ट्स के लाइंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा चीज क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो भी एक्ट्स के अंदर जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, उसके अंदर जो सेक्शंस पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत बार मैं लाइंस पढ़ के बताऊंगा, ठीक है भाई, ये लाइंस के अंदर ये चीज कवर किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगे, अरे मैंने तो सोचा कि निशान सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ये तो पूरा लाइन पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा अगर लगे तो मैं पहले इसीलिए कॉन्शियस कर दे रहा हूँ कि चूंकि एक्ट है, एक्ट के अंदर जो लॉज होते हैं उसको एज इट इज पढ़ना और उसको अच्छे से डेपिक्ट करना जरूरी होता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो इस पूरे एक्ट के अंदर जो अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स हो गए? टोटल 7 चैप्टर, 7 अध्याय हैं। और टोटल एक्ट की बात करें तो टोटल 85 एक्ट्स हैं। अब इसमें से जो पहला वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है, अब चूंकि इतना टाइम लग गया है और चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पे भी जाएगा और फ्री भी होगा, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ पहला वाला जो आपका जो चैप्टर होगा प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिम्स समझ लो, एक तरह का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वही प्रिलिमिनरी का जो अध्याय है, जो पहला अध्याय है, उसके जो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक जो हम लोग है, उस चीज को आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो उसका लाइव सेशन होगा, और लाइव सेशन में जो बच्चे जिन बच्चों ने कोर्स परचेज करा हुआ है उन्हें वो लाइव सेशन दिखेगा, और आप बाद में इसका रिकॉर्डेड भी चाहें तो देख सकते हो, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर सेक्शन 1 2 3 कवर होता है, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है? शॉर्ट टाइटल के बारे में, एक्सटेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल मतलब एक्चुअल में टाइटल क्या कहता है उस चीज के बारे में, ठीक है, टाइटल क्या है वो चीज, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंट कैसा फैला हुआ है, कहाँ तक है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में, कमेंसमेंट शुरुआत कब हुई, रिपील क्या क्या हुआ, ऑल डेट्स, इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर 1, अगर हम लोग चैप्टर 1 की बात करें, ठीक है, चलो इसको अभी हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स है। इसको अभी हम लोग रिटर्न आकर के इस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन जब हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिए प्रिलिमिनरी का, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। प्रिलिमिनरी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है? टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट मतलब कब शुरुआत हुआ, ये एक्ट कब आया, एप्लीकेबल कब हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे कि अगर टाइटल के बारे में बात करें तो इस एक्ट को क्या कहते हैं? तो दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 कहते हैं, ठीक है। आपको ये चीज सुनना है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, उस चीज को ध्यान में रखना है कि इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो मैंने पढ़ा है इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। बस सिंपल है कि टाइटल क्या है एक्चुअल में इस एक्ट का, तो टाइटल है दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो ये पूरी तरह से होल ऑफ द यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है सिर्फ वहां पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट एनी एरिया स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, किस चीज को? मतलब ये पूरी तरह से कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? दिल्ली यूटी पे ये पूरी तरह से लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन कहाँ पे है मेंशन है? ये एक्सेप्शन जो है, जो आपका सेक्शन 1 होगा, कौन सा? लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 का, उसका जो सेक्शन 1 का जो सब सेक्शन होगा, ठीक है, सब सेक्शन 2, यहाँ पे आपके कुछ एरियाज के नाम मेंशन है, ठीक है, वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसको छोड़ करके बाकी सभी जगहों पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। होपफुली आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो आपका दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 है वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? वे सभी एरियाज जो कि आपका सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 में मेंशन करा गया है। अब ये चीज क्या है, अगर अभी डिस्क्लोज करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो वेट करो रिफॉर्म एक्ट का, वहां पे हम लोग डिटेल में इस चीज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा क्या है? इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट एज द चीफ कमिश्नर मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट्स, ठीक है। अब याद रखना, जब कभी भी एक्ट की बात होगी या एक्ट से जुड़े हुए अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, सरकारी चेंज करती है, जब भी मान लेते हैं कोई भी एक्ट अगर बनाया गया है उसमें अगर कुछ भी चेंज करना है,
ठीक है, तो ये चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक वो ऑफिशियल जो गैजेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें वो पब्लिश ना हो। ठीक है, तो यानी हर एक्ट का के अंदर कोई भी अगर चेंज करना हो या कुछ भी उससे जुड़ा हुआ कुछ कोई भी नया नोटिफिकेशन लेकर के आना है, तो वो नोटिफिकेशन तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक वो ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कब से अनाउंस है? जब से ये चीफ मतलब जब से ये जो होगा जो ऑफिशियल गैजेट है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का उसके उसमें जो है ये अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज चीफ कमिश्नर में, जो मेन जो चीफ कमिश्नर है, मेन जो रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, चीफ कमिश्नर, वो जब तक जो है नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में इस चीज को अनाउंस नहीं करता, तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये अनाउंस कब करा है इसने? तो 1954 में अनाउंस करा है, यानी 1954 से ये एप्लीकेबल है। आई थिंक नवंबर 1954 है, तब से एप्लीकेबल है। ठीक है, सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सेक्शन 2 से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन 2 जो है वो रिपील एंड सेविंग्स के बारे में बात करता है। अब रिपील एंड सेविंग का मतलब क्या हुआ? रिपील मतलब किस चीज़ को छोड़ना है, त्यागना है, और सेविंग मतलब वहाँ पे सेव क्या करना है। मतलब मान लो कि कुछ लड़के हैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, या गर्लफ्रेंड है, अब उनको जो है एक्स बनाने के फिराक में है, तो एक्स बनाना है। एक्स बनाना है मतलब अब वो एक्स हो चुकी हैं, या लड़कियों के केस में जो है बॉयफ्रेंड उनके अब एक्स होने वाले हैं, तो उनके दिमाग में भाई कि अब इसको एक्स बनाना है, तो मतलब इसको छोड़ना है, मतलब इस बंदे को छोड़ना है, छोड़ना भी है, एंड सेविंग, सेविंग मतलब प्रोटेक्ट भी करके रखना है। मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि मतलब आजकल का जो सीन चल रहा है उसमें क्या होता है कि जब तक लव अफेयर चल रहा है तब तक तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है। जैसे ही ये चीज़ खत्म हो गया, खत्म करना होगा, तो अब वहाँ पे बोला जाता है जनरली कि भाई अब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं तुम्हें फ्रेंड के जैसा मानता हूँ या अब मैं फ्रेंड के जैसा मानती हूँ, ठीक है? बुरा मत मानना, मैं जस्ट बता रहा हूँ किस तरीके का। तो मतलब क्या है? मतलब है कि एक रिलेशनशिप जो चल रहा था उस चीज़ को स्टॉप करना है, और वहाँ पे फ्रेंडशिप वाला मतलब उस बंदे को जाने नहीं देना है अपने लाइफ से, उसको पकड़ के रखना है। ठीक है? तो वहाँ पे बस ठीक है, अभी तक जो चल रहा था, जो चल रहा था, अब फ्रेंड के जैसा बन के रहेंगे। यही चल रहा है आजकल। ठीक है? तो वही चीज़ है यहाँ पे। रिपील करा गया है, रिपील मतलब छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको सेव करके रखा गया है। ठीक है? क्लियर हुआ थोड़ा-सा? कि मतलब छोड़ा क्या गया है, तो आपको पता है कि 2 एक्ट्स यहाँ पे पहले से एप्लीकेबल थे, एक पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 और दूसरा है मेरा यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेबल था दिल्ली के ऊपर में। अब बोल दिया गया कि भाई 1954 में चूंकि अब हमारा खुद का एक्ट आ गया है, तो अब तुम दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये दोनों एक्ट पूरी तरह से रिडंडेंट हो चुके हैं, रिपील हो चुके हैं। ये क्या हो गया? रिपील हो जाना, छोड़ देना। लेकिन अब सेविंग का क्या बात है? अब मान लो कि सडनली अगर बोला जाए, एक एक्ट बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है और एक कानून के द्वारा सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। कानून का मतलब क्या है? उस कानून से सिर्फ़ वो कानून थोड़ी ना है, वो कानून एप्लीकेबल होता है। ठीक है? तो अभी इन दोनों एक्ट के द्वारा जो जो भी चीज़ें एप्लीकेबल हुई थी, अगर सडनली बोल दिया जाए कि भाई ये चीज़ अब एप्लीकेबल नहीं रही, तो एप्लीकेबल अब ये लॉ नहीं रहा, तो इसके मतलब इस लॉ के द्वारा जो-जो चीज़ें हुई थी, वो सब कुछ खत्म। हो सकता है ना, यही चीज़ तो मतलब हो गया ना। देखो 2 लॉ हैं, 2 लॉ अगर पूरी तरह से रिपील्ड कर दिए गए, रिडंडेंट हो चुका है मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब उस लॉ के द्वारा जो भी चीज़ें लागू की गई थी, जो भी ऑफिसर्स बने थे, जो भी लैंड डिफाइन करा गया था, जो भी लैंड का जो ऑनर डिफाइन करा गया था, वो सब कुछ खत्म। क्योंकि उस वो जब लॉ ही नहीं रहा, जब पैरेंटल बॉडी ही नहीं रही, तो उसकी फिर कहाँ से कोई रहेगा, समझ रहे हो? तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सेविंग्स भी है यहाँ पे। मतलब इस एक्ट के द्वारा जो-जो चीज़ें हुई थी, वो एज़ इट इज़ रहेगी, जब तक जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 है, वो चीज़ों को सही तरीके से डिफाइंड नहीं कर देता। समझ में आया? सेकंड वाला, ठीक है? रिपील का मतलब ये दोनों एक्ट को छोड़ दिया गया है, ये दोनों एक्ट अब रिडंडेंट हो गए हैं, लेकिन अब इनके द्वारा, अब चूँकि ये दोनों एक्ट रिडंडेंट हो गए हैं, लेकिन इनके द्वारा जो भी चीज़ें एप्लीकेबल हुई हैं, वो तब तक वो एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं होगा,
वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में वो एज इट इज रहेगा जब तक जो है 1954 का जो एक्ट है, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो पूरी तरह से चीजों को डिफाइन नहीं कर देता। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 2, एनी इसके अलावा जो है यहाँ पे एनी अदर लॉ और रूल्स इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, मतलब यहाँ पे एक चीज को और यहाँ पे खत्म करा गया, वो ये था कि कोई भी लॉ या रूल जो कि इस इन दोनों एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है, मतलब इन दोनों एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे ये एक्ट लागू है, इसके सपोर्ट में कोई और दूसरा एक्ट, छोटा मोटा एक्ट जो है गवर्नमेंट लेकर के आती है, तो अगर वैसा कुछ भी है तो वो भी खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया आपको वही है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील ऑल रूल्स अपॉइंटमेंट्स, जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होगा, असेसमेंट होगा, पार्टीशन होगा, नोटिफिकेशन होगा, ऑर्डर्स होगा, रिकॉर्ड्स होगा, राइट्स होगा, लाइबिलिटीज होगा, रेंट होगा, या फिर और भी जो भी एक्शंस है, रेवेन्यू कलेक्ट करना हो या जो भी करना हो, ठीक है, वो चीज जो है इस एक्ट के द्वारा रिपील्ड नहीं हुई है, वो कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड, वो तब तक वैलिड होगी इफ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। ठीक है, अगर वो इस एक्ट के द्वारा इनकंसिस्टेंट नहीं है तो। अब आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, तीसरा नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि एनी इनेक्टमेंट और डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ है, और डॉक्यूमेंट रिफरिंग टू एनी इनेक्टमेंट, रिफरिंग जो रिफर कर रहा है किस चीज को, एनी इनेक्टमेंट, एनी इंप्लीमेंटेशन, एनी लॉ, ठीक है, इनेक्टमेंट हियर बाय रिपील्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपील्ड हो जाएगा, shall be construed to refer to this act or to the corresponding provision thereof। अब ये कंप्लीटली जो है लॉ का लैंग्वेज है, इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये चीज एक्चुअल में ये कह रही है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे एक एक्ट के सपोर्ट में कोई दूसरा एक्ट कुछ कहता है, जैसे जैसे अगर देखा जाए एक एक्ट बना, फिर बाद में एक और एक्ट बना जो उसके सपोर्ट में कुछ कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म एक्ट आया पहले 1954 का दिल्ली के अंदर, फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट आया। तो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट बना वो रिफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा बात करेगा, या उसके सपोर्ट में भी थोड़ा सा बात करेगा, जो अभी हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा। मान लो थोड़ी देर के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है इसको चेंज कर दिया गया। क्या बोला मैंने बोला लैंड रेवेन्यू एक्ट वो एज इट इज है, और लैंड रिफॉर्म एक्ट को गवर्नमेंट ने क्या करा, अभी चेंज करके कोई दूसरा एक्ट लेकर के आई। तो यानी कि इसमें, इस जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर कुछ ऐसा चीज मेंशन है जो इसके सपोर्ट में था, पहले वाले के सपोर्ट में था, वो चीज तो खत्म हो गई नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अब वो चीज जो है, जो नया जो लॉ आया है उसको सपोर्ट करेगी। समझ में आ रहा है? मतलब पहले अगर कोई पहले अगर कोई ऐसा रूल था या ऐसा इनेक्टमेंट था या ऐसा लॉ था जो इन दोनों एक्ट को सपोर्ट कर रही थी, ये दोनों एक्ट को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, अब वही चीज माना जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसको सपोर्ट करेगी, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 को सपोर्ट करेगी। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज सेक्शन 2। ठीक है, अब सेक्शन 3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 जो है अलग अलग तरह के डेफिनेशंस के ऊपर में बात करता है, जिसमें जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है चीफ कमिश्नर का। चीफ कमिश्नर का मतलब क्या हो गया, चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी का जो चीफ कमिश्नर होगा उसको यहाँ पे चीफ कमिश्नर एक्ट के अंदर बोला जा रहा है। मतलब कहीं भी एक्ट के अंदर चीफ कमिश्नर मेंशन है उसका मतलब चीफ कमिश्नर मेंशन है उसका मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर का मतलब क्या होता है, कलेक्टर। ठीक है, तो याद रखना कलेक्टर यहाँ पे कौन होगा, डिप्टी कमिश्नर को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे। डिप्टी कमिश्नर को क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे। इसके अलावा माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब 18 प्लस जो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। यहाँ पे बस इतना जान लो, माइनर का मतलब जो 18 साल से कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। ठीक है, 18 साल से कम वाले पर्सन को क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। यहाँ पे तीन चीजें हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक हो गया जो 14 साल से छोटा है। ठीक है, एक हो गया 14 साल से छोटा है, एक हो गया जो 14, एक हो गया जो रुको यार, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है जो 14 से 18 साल का है। ठीक है, और तीसरा जो है वो 18 साल से बड़ा है, 18 प्लस। 18 प्लस जो है उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट।
ठीक है, जो आपका इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है उसके अंदर 18+ को क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। 14 साल से जो छोटा है इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। और 14 से 18 साल का जो है, 14 से 18 साल का, इसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। 14 से 18 साल का जो बच्चा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट। और 14 साल से जो छोटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट जो गिवन है वो है मेरा प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो भी लॉ होंगे उनको क्या कहा जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड कहा जाएगा। एक्ट की लैंग्वेज में या लॉ की भाषा में जो भी रूल्स हैं जो कि इस एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं उसको क्या कहा जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड कहा जाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, लैंड रेवेन्यू या लैंड टैक्स, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मेरा रेवेन्यू कोर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेवेन्यू कोर्ट का मतलब होता है कि ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटीज गिवन है इनमें से कोई एक या इन सबको मिला करके भी रेवेन्यू कोर्ट बनता है। अब रेवेन्यू कोर्ट के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी आएगी, चीफ कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर, रेवेन्यू असिस्टेंट, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर और सेटलमेंट असिस्टेंट, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, दो बार हो गया, सेटलमेंट ऑफिसर और सेटलमेंट असिस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर, इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफिसर या असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार जो है वो किसका पार्ट हो गया, वो मेरा रेवेन्यू कोर्ट का पार्ट हो गया। तो अगर आप लोग तहसीलदार का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का आपको यहाँ पे जॉब लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो रेवेन्यू फ्री, रेवेन्यू फ्री का मतलब होता है वे सारे लैंड एरिया जो कि एग्जम्प्ट करे गए हैं। एग्जम्प्ट के अंदर तीन चीजें आएंगी, तीन तरीके से एग्जम्प्ट होता है। एक होता है मेरा रिलीज कर देना, दूसरा होता है रिडीम्ड कर देना, और तीसरा होता है असाइंड कर देना। तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, रिलीज कर देना मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से जो लैंड रेवेन्यू है, जो लैंड टैक्स है वो माफ कर दिया गया है। ये कब होगा, जैसे मान लेते हैं मंदिर को दान में दिया गया है कोई जमीन, ठीक है, तो अब जमीन, जो मंदिर की जो जमीन होगी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू फ्री हो जाएगा। रेवेन्यू फ्री कैसा फ्री होगा, वहां पे रिलीज हो गया। दूसरा जो वर्ड है वो रिडीम्ड हो गया। रिडीम्ड का मतलब आपको कुछ यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। रिडीम करना, जैसे होता है ना, कोई चीज आप रिडीम करते हैं, कोई कूपन रिडीम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिडीम का मतलब टैक्स एक्चुअल में इतना होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से आपको वहां पे रिडेम्पशन मिल रहा है, आपको वहां पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जो तीसरा होगा वो होगा असाइंड। असाइंड मतलब ये रेवेन्यू एक्चुअल में इस पर्सन से कलेक्ट करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस रेवेन्यू को किसी और पर्सन को दे दिया एज अ गिफ्ट। मतलब अब चीज, वो चीज जो है कलेक्ट होगी वो किस पर्सन से, किसी और पर्सन से कलेक्ट होगी। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि रेवेन्यू जो है, मतलब जैसे लैंड है, वो किसी अथॉरिटी को दे दी गई, गवर्नमेंट के किसी विभाग को दे दिया गया, अब उससे जो है लैंड, उससे जो है रेवेन्यू लेना है। लेकिन चूंकि वो जैसे गवर्नमेंट संस्था है या कोई एनजीओ है, तो उसने जो है उसका लैंड जो है वो एग्जम्प्ट करके जो है किस पे दे दिया, किसी मिनिस्ट्री के ऊपर में डाल दिया या किसी और अथॉरिटी के ऊपर में डाल दिया कि ये जो है, ये डिपार्टमेंट जो है इसका रेवेन्यू पे कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, असाइंड करना। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर मान लो कि आपके दादाजी ने या आपके फादर ने जमीन ली है, तो सरकार ने बोला कि अरे ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, चलो ठीक है, ये जो है लैंड रेवेन्यू इनका जो है वो मैं भर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये चीज असाइंड हो गई, लैंड रेवेन्यू जो है वो ट्रांसफर हो गया, दैट इज कॉल्ड असाइंड। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब होता है एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कोई भी ऑफिसर जो अगर एम्प्लॉयड हो रहा है इन प्रिपेयरिंग और मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जिसका काम क्या होगा, प्रिपेयर करना या फिर मेंटेन करना या फिर दोनों, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को और उससे रिलेटेड वर्क को, जैसे कि रजिस्टर मेंटेन करना, सारे जो भी आपका म्यूटेशन वगैरह सब है उन सब चीजों को देखना, वो सारे काम जो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब जो भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चाहे जो भी टैक्स कलेक्ट करना हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, उन सब का सेटलमेंट कॉल्ड सेटलमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे।
अभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा उस पे बेस जो है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 2 नहीं होगा, क्वेश्चन 1 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज रिपील्ड बाय द दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 अंडर सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 के तहत दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 जो है वो किन दो एक्ट को जो है रिपील करता है? बहुत सिंपल सा है यहाँ पे, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901, यानी कि जो बोथ होगा ए एंड बी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका खत्म नहीं हुआ है, एक चीज जो है हम लोगों ने छोड़ा हुआ था उस चीज को देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो छोड़ा हुआ था वो था कि की फीचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब इस एक्ट का जो प्रोविजंस है, ठीक है, जो भी यहाँ पे अगर देखोगे क्या प्रोविजन है, क्या इसके फीचर्स हैं, इस चीज को जानना एक बार जान लो। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनेगा नहीं, बट एक बार पढ़ लोगे तो आपका और चीज अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले इसका जो फीचर है वो क्या है, यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर के आना, ताकि जो है हर पूरा यूनियन टेरिटरी में एक कानून रहे लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। इसके अलावा रेवेन्यू हिरार्ची को समझना, डिफाइन करना। रेवेन्यू हिरार्ची में जो सबसे टॉप लेवल का जो ऑफिसर होगा उसको हम लोग चीफ कमिश्नर बोलते हैं। फिर उससे नीचे जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर रेवेन्यू असिस्टेंट होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर पटवारी होता है। तो पटवारी और तहसीलदार किसके अंदर आएंगे? तो रेवेन्यू हायरार्की का जो ऑफिसर्स हैं उसकी कैटेगरी में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर लैंड का रिकॉर्ड रखना, उसकी मैपिंग करना, मतलब वो जो लैंड है वो एक्चुअल में है कैसा। ठीक है, इसके अलावा फील्ड बुक्स, जो भी फील्ड बुक्स का मतलब फील्ड बुक किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको लैंड का से जुड़ा हुआ सारा डाटा मिल जाएगा, किसके नाम पे है, कितना जमीन है, क्या है, ठीक है, उसका वास्तु क्या है, ठीक है, और उसका मतलब अगर देखा जाए म्यूटेशन कैसा है, उसका IGR नंबर बोलते हैं, वो सब कुछ जो है मेंशन होता है वहां पे। तो दैट इज कॉल्ड फील्ड बुक। ठीक है, आर द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ओपन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब ये सारी चीजें क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और इन सब चीजों का कभी भी इंस्पेक्शन करवाया जा सकता है किसी के द्वारा। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट मतलब रिकॉर्ड्स रखने की का राइट, अधिकार। ठीक है, तो सेक्शन 20 अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर मेंशन करा गया। सेक्शन 20 मैंडेट्स करता है कि जो रिकॉर्ड्स की जो राइट्स है वो हर एक विलेज के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है, जो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, उस पूरे विलेज का, उस पूरे एरिया का, लोकेलिटी का जो भी लैंड है, उस लैंड का सारा रिकॉर्ड कि कौन मालिक है, कहाँ पे है, क्या उसका मतलब मैपिंग है, मतलब किस तरीके किस शेप में है, ठीक है, किस कैटेगरी में आता है, सब कुछ, कितना टैक्स पे करा है, टैक्स पे करा भी है कि नहीं करा है, वो हर चीज उसका मेंटेन होगा। दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, इसके अलावा म्यूटेशन एंड सक्सेशन, इसके अंदर जो है सेक्शन 22 से 25 जो है वो रेगुलेट रिपोर्टिंग ऑफ सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड। ये हम लोग आगे जब एक्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी थी। ठीक है, तो आपका यहाँ तक जो है मैंने आपका कवर कर दिया है। चैप्टर 1 पूरा आपका कवर हो गया, जिसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमने देख लिया। ठीक है, होपफुली ये पहली क्लास थी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें। डाउट्स होने पे आपको 2 जगह पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। लाइव सेशन अगर जब मैं लूँगा नेक्स्ट क्लास से, तो आप डायरेक्टली जो है लाइव सेशन में अपने डाउट्स ले सकते हैं। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, तो उस केस में जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा, ठीक है, DDA के अंदर, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, तुरंत तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन 24 आवर्स के अंदर-अंदर आपको सारे डाउट्स जो है रिज़ॉल्व हो जाएँगे। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।